दोस्तों नमस्कार। जैसा कि मैंने पहले कहा था कि आप फंडामेंटल राइट मौलिक अधिकार का जो आप देख रहे हैं मेरे पीछे, मौलिक अधिकार का जो है अब लगातार सीरीज चलते रहेगा। लगातार मुझे लगता है कि 8-10 क्लास तो इसका हो ही जाएगा। आर्टिकल 12 से 35 तक लाते लाते, कारण कि पूरा डिटेल में मैं बताया ना, पूरा बीपीएससी तक के आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी और इसके अलावा कहीं कुछ जाने की जरूरत नहीं है। आपको देख लेना, मैं जितना पढ़ा रहा हूँ उतना आप नोट डाउन करते चला जाना और किसी भी टीचर्स का आप नोट से मिला लेना, क्या उसे कम लिखा हुआ है कि नहीं, से ज़्यादा लिखा हुआ है कि नहीं। और जैसे कम लिखा रहेगा उसे कम सिंपल सिंपल सरल भाषा में नहीं रहेगा, तो फिर आप मुझे बताना, कमेंट करना यूट्यूब पे जाएगा तो, और सुझाव देना। कंप्लेंट एंड सजेशन दोनों हमको चाहिए। मैं बोल रहा हूँ कुछ कंप्लेंट है तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं, कुछ सजेशन है तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जैसे मैंने बताया था कि पूरा फंडामेंटल राइट जो बेसिक जो था सारा सब कुछ मैंने इसके पहले मैंने बता दिया था। अब नेक्स्ट मैं आ रहा हूँ, आप सीधे डायरेक्ट अब अनुच्छेद पे आ रहा हूँ। अनुच्छेद कितना, 12 से 35, सारा सब कुछ मैंने कल बता दिया था। अनुच्छेद 12 में आज स्टार्ट कर रहा हूँ। अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 12 क्या कहता है? राज्य की परिभाषा। राज्य की परिभाषा क्या होगी? राज्य की परिभाषा कौन सा अनुच्छेद में लिखा हुआ है? अनुच्छेद 12 में। 12 क्या है? 12 का 4 क्लाउज में दिया गया है। 12 का 1 2 3 4, राज्य की परिभाषा 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, वो मैं बता रहा हूँ आपको। अनुच्छेद 12 क्या है? राज्य की परिभाषा है। यहाँ पर लिखा हूँ, अनुच्छेद 12 क्या है? राज्य की परिभाषा। राज्य की परिभाषा। यहाँ तक की बातें समझ में आएगी। राज्य की परिभाषा, अनुच्छेद 12 जो क्या है? राज्य की परिभाषा। आपको क्वेश्चन में आ जाएगा राज्य की परिभाषा कौन सा अनुच्छेद में वर्णित है, तो क्या अनुच्छेद 12 आ जाएगा। यहाँ पर बातें समझ में आ रही है आपको? अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 12 में क्या है? अनुच्छेद 12 में क्या क्या शामिल है? अनुच्छेद 12 के तहत जो है, मैं बता रहा हूँ, अनुच्छेद 12 के तहत संसद की शक्ति, विधानमंडल की शक्ति, सारा किस में शामिल है? अनुच्छेद 12 में शामिल है। आर्टिकल 12 के तहत, आर्टिकल 12 के तहत जो है क्या, राज्य की परिभाषा, राज्य की परिभाषा, राज्य की परिभाषा और भाषा में निम्नलिखित वर्गीकृत है। निम्नलिखित वर्गीकृत है, शामिल है। निम्नलिखित शामिल है। यहाँ तक बातें समझ में आ रही होगी। राज्य की परिभाषा में कौन कौन सी चीजें शामिल है? यहाँ पर फिर देखो, मैं यहाँ तय कर देता हूँ राज्य की परिभाषा। यहाँ तक ये बातें समझ में आ रही होगी। फिर आगे क्या है? पहला में आ जाओ यहाँ पर। पहला क्या कहता है? पहला जो है संघ की संसद और सरकार। संघ की संसद और सरकार। समझ में आ रही बातों को? संघ की संसद और सरकार। राज्य की परिभाषा में क्या है? संघ की संसद। संसद मतलब क्या? संघ, केंद्र सरकार की। संघ की संसद और सरकार। तो संसद और सरकार की क्या परिभाषा होगी, वो किसमें वर्णित है? अनुच्छेद 12 में वर्णित है। दूसरा आ जाओ।
प्रांत की विधानमंडल और सरकार। प्रांत की विधानमंडल और सरकार, समझ रहे बात को? ये तीसरा में आ जाओ। तीसरे में क्या? स्थानीय संस्थाएं। स्थानीय संस्थाएं जैसे में क्या? नगर पालिका, पंचायत। पंचायत आदि। यहाँ तक बातें समझ में आ रही है आपको? फिर आ जाओ आगे क्या है। सरकार की शक्ति का प्रयोग करने वाला कोई भी शक्ति, सरकार की शक्ति यानी कि एक पुलिस कांस्टेबल भी, एक टीचर्स भी, जो सरकार का अंग है, सारे किस में आएगा? अनुच्छेद 12 के तहत में आएगा। सरकार की शक्ति का प्रयोग करने वाला प्रयोग करने वाला कोई भी व्यक्ति या संस्था। कोई भी व्यक्ति या संस्था आदि। यहाँ तक बातें समझ में आ रही होगी आपको? हम क्या बताया कि संघ की संसद और सरकार, अनुच्छेद 12 के तहत क्या क्या है? राज्य की परिभाषा। सीधे आएगा आपको राज्य की परिभाषा, अनुच्छेद कौन सा अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 12 यहाँ पर एक क्वेश्चन बन रहा है। अनुच्छेद 12 के तहत क्या क्या है? तो संघ की संसद और सरकार, संघ की जो संसद बना हुआ है, संघ की संसद की जो परिभाषा होगी वो कैसी परिभाषा होगी? उस परिभाषा मतलब सिर्फ बोलने वाला परिभाषा मत समझना, लैंग्वेज मत समझ, तो क्या क्या कर्तव्य है, क्या क्या ड्यूटी है और क्या क्या अधिकार है, दोनों चीज इसमें शामिल। संघ की संसद और सरकार। प्रांत की विधानमंडल, प्रांत मतलब कि यहाँ से क्या है? प्रांत का मतलब है राज्य से, स्टेट से। विधानमंडल और सरकार, फिर आएगा स्थानीय संस्थाएं जैसे नगर पालिका और पंचायत। फिर आ जाओ सरकार की शक्ति का प्रयोग करने वाला कोई भी व्यक्ति या संस्था। एक सरकार की शक्ति जो प्रयोग कर रहा है, जैसे गवर्नमेंट टीचर हुआ, एक पुलिस कांस्टेबल हुआ, वो हुआ, यानी कि निचले से निचले स्तर तक वाला एक कर्मचारी भी, ग्रुप डी करके एक कहता है सबसे लोअर कर्मचारी किसको माने? ग्रुप डी का, जो चपरासी प्यून का नौकरी करता है, वो भी सरकार का अंग है। और उसको भी क्या अनुच्छेद 12 में वर्णित है क्या 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 आपको करनी है, क्या आपको नहीं करनी है, उसका परिभाषा डिसाइड। यहाँ तक बातें समझ में आ रही होगा? अनुच्छेद 12 तक मैंने जितना हो सकता था उतना मैंने पूरा बता दिया। अब जाता है अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13 में क्या है? जो अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 13 क्या कहता है? अनुच्छेद 13 क्या कहता है? अनुच्छेद 13 में जो है
आपको सारी क्या है उसमें शक्ति का प्रयोग जो किया गया है उसका दर्शाया गया बहुत अच्छे डिटेल से। अनुच्छेद संविधान के होने से पूर्व और संविधान के होने के बाद भी क्या क्या मिली है वो सारा सब कुछ दिखा है। अनुच्छेद 13 के 2 में क्या कहता है, अनुच्छेद 13 में क्या है कि विवाद पैदा होता है, वो विवाद आपको सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया, ये सारा सब कुछ मैं आपको बता रहा हूँ। अनुच्छेद 13 के 1 में आ जाओ। अनुच्छेद 13 के क्लाउज वन में क्या कहता है, संविधान के लागू होने से पूर्व संविधान के लागू होने से पूर्व लागू होने से पूर्व की ऐसी विधि जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है, उल्लंघन करती है, तो उल्लंघन की सीमा तक शून्य मानी जाएगी। शून्य मानी शून्य मानी जाएगी। यहाँ तक बातें समझ में आ रही है आपको? यहाँ तक बातें समझ में आ रही क्या है तो क्या है। और क्षेत्र संविधान के लागू होने से पूर्व, संविधान जब लागू हुआ, संविधान लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो गया, गणतंत्र हो गया। कि ऐसी विधि जो मौलिक अधिकारों को उल्लंघन करती है, तो उल्लंघन की जहां तक वो उल्लंघन करती है वहां तक क्या है वो शून्य माना जाएगा, वहां बिल्कुल शून्य, उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। यहाँ तक बातें समझ में अनुच्छेद क्या, अनुच्छेद 13 के 1 में क्लाउज 1 में यहाँ पर देख रहा है कि क्वेश्चन कितना गहराई से उठा रहा है। आपको दरोगा में क्वेश्चन देख लो, ऐसा ऐसा क्वेश्चन उठा रहा है, तो बीपीएससी में कैसा क्वेश्चन उठाएगा। अनुच्छेद 13 के 1 में है कि शून्य माना जाएगा। अनुच्छेद 13 के 2 क्या कहता है वो मैं आपको आगे बता रहा हूँ। अनुच्छेद 13 के 2 क्या कहता है, राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा, राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो मौलिक अधिकार को कम या उल्लंघन करती है। कम या उल्लंघन या समाप्त, समाप्त कर दो ज्यादा अच्छा है।
कम या समाप्त करती है। यहाँ तक बातें समझ में आ रही है? राज्य ऐसा कोई विधि नहीं बनाएगा, कोई कानून नहीं बनाएगा क्या, जो मौलिक अधिकारों को कम या समाप्त करती है। कोई विधि नहीं बनेगा, जो विधि बनेगा वो क्या, शून्य हो जाएगा। शून्य कहाँ हो जाए, अनुच्छेद 13 के 1 में। समझ रही बातों को? यदि राज्य की विधि यदि राज्य की विधि मौलिक मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है, तो वह विधि उल्लंघन की सीमा तक क्या, शून्य माफ होगी। यहाँ तक बातें समझ में आ रही है आपको? अनुच्छेद 13 के 2 में कि राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो मौलिक अधिकार को कम या समाप्त करते हैं। यहाँ तक बातें समझ में आ रही है? दूसरी बात क्या है, यदि राज्य कोई विधि मौलिक अधिकारों को उल्लंघन करती है तो वह विधि उल्लंघन की सीमा तक शून्य होगी। मान लीजिए ऐसा कोई कानून बन गया जो मौलिक अधिकारों को उल्लंघन करता है, तो क्या वो जहां तक वो उल्लंघन कर रहा है वहां तक क्या वो शून्य माना जाएगा, वहां पर बिल्कुल नेग्लिजिबल माना जाएगा, वहां की वो कानून लागू ही नहीं होगा। यहाँ तक बातें समझ में आ रही है आपको? फिर आगे आ जाओ। अनुच्छेद 13 हो गया। अनुच्छेद 13 के 3 में अब क्या कहता है ये मैं आपको बता रहा हूँ। अनुच्छेद 13 के 3 क्या होता है? 13 के 3 में जो है क्या, उपयुक्त संदर्भों में विधि का जो अंतर्गत राज्य द्वारा निर्मित विधि और विधि का बल रखने वाला अध्यादेश, आदेश, नियम, उपनियम, रूढ़ियां आदि सभी शामिल होती है। अनुच्छेद 13 के 3, अनुच्छेद 13 के क्लाउज थर्ड, नहीं तो 13 खंड 3। खंड, क्लाउज मतलब खंड होता है और सब क्लाउज मतलब क्या, उपखंड। यहाँ पर बातें समझ में आ रही है आपको? क्या है, उपयुक्त संदर्भ, अगर कोई भी संदर्भ में और जो ऐसा कोई दिया गया है तो क्या सारा उसमें शामिल होगा। उपर्युक्त उपर्युक्त संदर्भों में उपर्युक्त संदर्भों में विधि उस संदर्भों में विधि के अंतर्गत विधि के अंतर्गत राज्य के द्वारा निर्मित विधि या
विधि का बल रखने वाला, विधि का विधि का बल रखने वाला अध्यादेश, अध्यादेश, आदेश, नियम, उपनियम, आदेश, नियम, उपनियम आदि, उपनियम, रूढ़ियां, रूढ़ियां आदि सभी शामिल है। यहाँ तक बात मुझे 13 के 3 में कहा था, ऊपर जो भी उसका संदर्भ में दिया गया है उसका क्या है, विधि के अंतर्गत राज्य द्वारा निर्मित विधि या विधि का बल रखने वाला कोई अध्यादेश हुआ, आदेश हुआ, नियम हुआ, उपनियम हुआ, रूढ़ियां हुआ, कोई भी क्या सभी शामिल है किसमें, 13 के 3 में। 13 के 3 में सारा सब कुछ शामिल, अध्यादेश हो, आदेश हो, नियम हो, उपनियम क्या हो, जो भी हो, क्या 13 के 3 में वो शामिल है, अनुच्छेद 13 के 3 में शामिल है। यहाँ तक ये जो मैं बता रहा हूँ, यहाँ से अगर जो क्वेश्चन सेटर चाहेगा ना, जो क्वेश्चन सेट करता है और जो क्वेश्चन यहाँ पर से सेट करता है, तो यहाँ पर से इतना अंदर से गहराई से अगर जो एक भी वर्ड उठा लेगा, कहेगा अध्यादेश किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो फिर क्या अनुच्छेद, एक तो अध्यादेश राज्य सरकार कितना है, केंद्र सरकार 123 है, राज्य सरकार 213 है, वो अध्यादेश नहीं। अगर जो दे देगा अध्यादेश, आदेश, नियम, रूढ़ियां आदि सभी शामिल है, एक अध्यादेश वो लाता है राष्ट्रपति के द्वारा, एक अध्यादेश, आदेश शामिल है, इसमें शामिल है, अनुच्छेद 13 में शामिल है। यहाँ तक बातें समझ में आ रही है आपको। फिर मैं आता हूँ आगे, ऊपर के संदर्भ में क्या, विधि के अंतर्गत संविधान में जो है, विधि के अंतर्गत संविधान में जो भी है संविधान संशोधन में शामिल होगा कि नहीं होगा, क्या अनुच्छेद 13 के 4 में। अनुच्छेद 13 के 4 में क्या है, संविधान संशोधन शामिल है कि नहीं, यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, समझ में आ रहा है आपको, संविधान संशोधन उसमें होगा कि नहीं होगा, अनुच्छेद 13 के 4 में क्या राज्य की परिभाषा में फंडामेंटल राइट में संशोधन होगा कि नहीं, उसमें क्या 13 के 4 में लिखा हुआ है। एक बात को मैं 4 और बता रहा हूँ, संविधान में संशोधन, मौलिक अधिकार में संशोधन होगा कि नहीं, 13 के 4 में लिखा हुआ है। अनुच्छेद 13 के 4, अनुच्छेद 13 के क्लॉज 4, उपर्युक्त संदर्भों में उपर्युक्त संदर्भों में विधि के अंतर्गत विधि के अंतर्गत संविधान संशोधन शामिल नहीं होगा। संविधान संशोधन शामिल शामिल नहीं होगा। यहाँ तक बातें समझ में आ रहा है। अनुच्छेद 13 के 4 में कहता है तो विधि के अंतर्गत जो भी संविधान संशोधन होगा वो विधि नहीं माना जाएगा, तो कोई नियम नहीं है, वो जो संशोधन होगा, संशोधन होगा, कोई नियम नहीं है कि संशोधन करना है या फिर किस नियम के तो संशोधन होगा।
यहाँ पर समझ में आ रही बातों को? लेकिन संविधान के अंतर्गत संविधान संशोधन शामिल नहीं किया गया है। अनुच्छेद 13 के 4 में यहाँ से क्वेश्चन आता है, बार बार कई क्वेश्चन में आया है, आप देख लेना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपको उठा के देख लेना कि यहाँ से क्वेश्चन आया कि नहीं आया। सारा सब कुछ मैं बता रहा हूँ, आपको फिर कहोगे कि आपने पढ़ा दिया, आप कुछ बताया नहीं। यहाँ तक मैं बता रहा हूँ, यहाँ तक बातें समझ में आ रही है आपको? फिर आगे आता है अच्छा 13 में जो है सारा सब कुछ बता दिया। अब फिर आच्छादन का सिद्धांत जो कहाँ से जन्म लेता है, ये मैं सारा सब कुछ बता, आच्छादन का सिद्धांत क्या होता है, ये सारा सब कुछ मैं बता रहा हूँ। नेट आपको देखना पड़ जाएगा। ठीक। अनुच्छेद 13 में आ जाए यहाँ पर, अनुच्छेद 13 के 1 में आच्छादन का सिद्धांत क्या होता है, मैं सारा सब कुछ मैं बता रहा हूँ। अनुच्छेद 13 अनुच्छेद 13 के 1 में क्या है, 13 से एक आच्छादन का सिद्धांत का जन्म लेता है। एक से अंत जन्म लेता है। यहाँ तक बात समझ में। आच्छादन का सिद्धांत क्या होता है कि संविधान संशोधन में व्याख्या की गई, संविधान संशोधन व्याख्या की है क्या, संविधान जब संशोधन होगा किस तरीके से व्याख्या होगा, उसका व्याख्या करने का तरीका जो या विशेष बहुमत से होगा, या फिर सिंपल बहुमत से होगा, या तो फिर और पूर्ण विशेष बहुमत से होगा। पूर्ण विशेष मतलब बहुमत का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर सभी राज्य, जिस तरह से जीएसटी को पास किया गया, क्या उस तरह से होगा कि सभी राज्यों को बहुमत चाहिए? सभी राज्यों का मतलब क्या, जैसे 28 राज्य है तो 28 राज्य में क्या 15 राज्यों को बहुमत पास होना चाहिए, ऐसा होगा? ऐसा नहीं है। आच्छादन के सिद्धांत के अनुसार, आच्छादन के सिद्धांत के अनुसार यदि संविधान पूर्व की कोई विधि या मौलिक अधिकारों का मौलिक अधिकारों का
उल्लंघन करती है तो जिस सीमा तक हुआ जिस सीमा तक हुआ विधि जिस सीमा तक वह विधि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है तो उस सीमा तक मौलिक अधिकारों को आच्छादित कर। यहाँ पर 1 मिनट रिपीटेशन हो रहा है। सीमा तक मौलिक अधिकारों का आच्छादन कर देती है। यहाँ तक बातें समझ में आ रही है। आच्छादन के सिद्धांत के अनुसार अनुच्छेद 13 के 1 से क्या आच्छादन का सिद्धांत जन्म लेता है। आच्छादन 13 के मतलब क्या, जिस सीमा तक उल्लंघन करती है उस सीमा तक क्या आच्छादन कर देती है, उसका अप्रभावी हो जाता है, वह लागू नहीं होता, शून्य हो जाता है। यहाँ तक बातें समझ में आ रही है आपको। यहाँ पर मैं ये बता दिया, दोबारा मैं बता रहा हूँ डिटेल से, ताकि आपको कहीं से जो ऊपर 13 का 1 पढ़ लिया, फिर 13 का ये 1 पढ़ लोगे दोबारा, तो आपको एग्जाम्पल दिमाग में सेट हो जाता है। फिर आपको 2-3 बार पढ़ लोगे तो फिर आप यहाँ से बोलने की या फिर यहाँ से क्वेश्चन छूटने की आपको बहुत कम चांसेस रहेंगे, छूटेगा ही नहीं। और विधि अप्रभावी हो जाती है, और विधि अप्रभावी हो जाती है। यहाँ तक बातें समझ में आ रही है आपको। यहाँ पर क्या 13 के 1 में जैसे मैंने पहले बताया था, अभी क्या उसे ही है। 13 के 1 में क्या, जिस सीमा तक उल्लंघन करती है उस सीमा तक क्या शून्य हो जाएगी। यहाँ पर देख लेता हूँ, एक जिस सीमा तक उल्लंघन करती है क्या उस सीमा तक शून्य माना जाएगा। क्या अनुच्छेद 13 के 1 में उसी आच्छादन का सिद्धांत, 13 के 1 आच्छादन का सिद्धांत मतलब क्या, जिस सीमा तक को अगर जो उल्लंघन कर रही है उसका भी आच्छादन करना, मतलब कि छान लेना, वहां से वहां बिल्कुल छन जाएगा, पता है नहीं। यहाँ से जैसे कुछ भी छान लेते हो, जैसे दो चीज मिक्सिंग है, उसमें एक चीज के छलनी से छान लेते हो तो क्या दोनों अलग अलग हो जाती है, उसी तरह से ये है कि दोनों अलग अलग हो जाएंगे। यहाँ पर बात ये समझ लेना। यहाँ पर देख लो, भविष्य में मौलिक अधिकारों में मौलिक अधिकारों में संशोधन या किसी किसी अन्य कारण से
किसी अन्य कारण से यदि वह विधि मौलिक मौलिक अधिकारों को विरोधी नहीं होती, विरोधी नहीं करती, विरोध नहीं करती, विरोध नहीं करती है, तो क्या, तो आच्छादन समाप्त हो जाएगा। आच्छादन क्या समाप्त हो जाएगा। यहाँ तक बातें समझ में आ रही है और विधि पुनः प्रभावी हो जाएगी। और विधि पुनः प्रभावी हो जाएगी। यहाँ तक आप लिख लो। यहाँ पर लिखने का मैं 1 मिनट टाइम देता हूँ, लिख लो यहाँ पर जितना है सारा। भविष्य में मौलिक अधिकार संशोधन या किसी अन्य कारण से यदि वह विधि मौलिक अधिकारों के विरोध नहीं करती है तो आच्छादन समाप्त हो जाएगा और विधि पुनः प्रभावी हो जाएगी। मान लीजिए अभी कुछ लिखा हुआ है, अभी कुछ अध्यादेश आया, अभी कुछ संशोधन हुआ, अभी मौलिक अधिकार में है क्या कि आच्छादन का सिद्धांत लागू है नहीं। अब भविष्य में आच्छादन का सिद्धांत वहां से वो हटा लिया जाता है तो क्या फिर से वो लागू हो जाएगा। यहाँ तक बातें समझ में आ रही है आपको। यहाँ पर लिख लो, यहाँ पर 1 मिनट टाइम देता हूँ। अब मैं इसको, उम्मीद है कि लिख लिया होगा आपने। अच्छा और लिख लो। उम्मीद है कि लिखा गया होगा यहाँ तक। अब यहाँ पर मैं आगे बढ़ता हूँ। अनुच्छेद 13 के क्लॉज 2 यहाँ पर क्या है, मौलिक अधिकार संशोधनीय है या नहीं, इसका यहाँ पर से जन्म लेती है। यहाँ पर कोई कहता है संशोधन है तो सिंपल बहुमत से, क्या प्रभावी बहुमत से या विशेष बहुमत से। यहाँ पर मैं आपको 13 के 2 में लिखा हुआ है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर देख लेना, दोबारा कहीं भी देख लेना, कहीं भी कोई भी टीचर कॉपी नोट्स में नहीं होगा। यहाँ पर जितना मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर गारंटी के साथ कह रहा हूँ। 13(2) से मौलिक अधिकारों की मौलिक अधिकारों की मौलिक अधिकारों की संशोधनीयता
संशोधनीयता से संबंधित विवाद जन्म लेती है। विवाद जन्म लेती है। इस विवाद का विवाद के केंद्र में यह मुद्दा आया। यह मुद्दा आया कि मौलिक अधिकार संशोधनीय है या नहीं। यहाँ तक बातें समझ में आ रही है। यहाँ तक आप देख लीजिए, 1 मिनट के लिए टाइम देता हूँ। संशोधनीय है या नहीं। यहाँ पर फिर मैं आगे आता हूँ। तो मैं पेन चेंज कर लेता हूँ, नेक्स्ट पेज ले लेता हूँ। मौलिक अधिकार संशोधनीय है या नहीं। बातें समझ में आ रही है आपको। यहाँ तक बातें समझ में आ रही है। मौलिक अधिकार संशोधनीय है या नहीं, पर न्यायालय का मत क्या है, न्यायालय का डिसीजन क्या है, वो मैं आपको आगे बता रहा हूँ। कौन कौन से केसेज आया यहाँ पर देख लो। न्यायपालिका का मत, न्यायपालिका का मत, यहाँ तक बातें समझ में आ रही है। न्यायपालिका का मत
कौन से केसेज में क्या आया है? यहाँ तक बातें समझ में आ रही है? यहाँ तक क्या है? एक आया था शंकरी प्रसाद केस, कब आया था? शंकरी शंकरी प्रसाद केस कब आया था? 1951 में आया था। बातें समझ में आ रही है? 1951। फिर दूसरा केस आया था। दूसरा केस कौन सा आया था? सज्जन सिंह केस। सज्जन सिंह केस ये कब आया था? 1965 में आया था। दोनों में सुप्रीम कोर्ट डिसीजन क्या था कि हाँ संशोधनीय है। यहाँ पर भी हाँ संशोधनीय है। बट तीसरा केस जो है, तीसरा केस में क्या आया? गोलकनाथ केस। गोलकनाथ केस ये कब आया था? आया था 1967 में। 1967 में इसे क्या था? मैं कहा था कि नहीं, नहीं चेंज होगा। ये बात है, इसमें सुप्रीम कोर्ट कहा कि नहीं, इसमें गोलक संशोधन नहीं है। संशोधन क्या? इसी में डिसीजन दिया भविष्य लक्ष्य अध्यारोहण। यहाँ पर मैं आपको आगे बता रहा हूँ भविष्य लक्ष्य अध्यारोहण क्या होता है। यहाँ पर क्या था? भविष्य लक्ष्य अध्यारोहण। भविष्य लक्ष्य अध्यारोहण भविष्य लक्ष्य अध्यारोहण भविष्य लक्ष्य अध्यारोहण। यहाँ तक बातें समझ में आ रही है आपको? भविष्य लक्ष्य अध्यारोहण क्या है? यहाँ पर दिख रहा है ना? हाँ दिख रहा। भविष्य लक्ष्य अध्यारोहण, भविष्य लक्ष्य अध्यारोहण को क्या कहते हैं इंग्लिश में? प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग। प्रोस्पेक्टिव प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग। प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग समझ में आ रहे हैं हम यहाँ तक बातें? प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग, प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग, भविष्य में समाप्त करना, इसका मतलब क्या होता है? भविष्य में समाप्त करना। भविष्य में समाप्त करना। यहाँ पर भविष्य में समाप्त का इसीलिए मैं रेड पेन से दिया हूँ कि भविष्य में समाप्त करना। रेड पेन क्या होता है? खतरे का निशान होता है, इसलिए मैं क्या, यहाँ पर मैं सारी बातें दिखा, सारी बातें आप लिख लो कम से कम। ये बहुत टर्निंग पॉइंट है यहाँ पर। यहाँ बहुत टेक्निकल क्वेश्चन आता है यहाँ पर, आपको बातें समझ में यहीं पर। यह गोलकनाथ केस है ना, 24वां संविधान संशोधन इसी से संबंधित है, आगे मैं बता रहा हूँ।
भविष्यलक्षी अध्यारोहण सिद्धांत के अनुसार क्या गोलकनाथ केस में न्यायालय के द्वारा दिया गया निर्णय अतीत काल में किए गए मौलिक अधिकारों के संशोधन पर किए गए मौलिक अधिकारों के संशोधन पर लागू नहीं होगा। यहाँ तक बातें समझ में आ रही है? लेकिन वे संशोधन बने रहेंगे। लेकिन वे संशोधन बने रहेंगे। लेकिन और जगह और बने रहेंगे। लेकिन क्या लेकिन यदि भविष्य में संसद संविधान को संविधान संशोधन के द्वारा संविधान संशोधन के द्वारा भी मौलिक
मौलिक अधिकारों को कम या समाप्त कर सकती है, करती है तो क्या? तो न्यायालय संसद के द्वारा किए गए समाप्त या अध्यारोहित कर देगा। यहाँ तक बातें समझ में आ रही है? देखो यहाँ तक मैंने आपको बता दिया था, 1 मिनट लिख लो आप। क्या लागू नहीं होगा और ये संशोधन बने रहे, लेकिन यदि भविष्य में संसद संविधान संशोधन के द्वारा भी मौलिक अधिकारों को कम या समाप्त करती है तो न्यायालय संसद के द्वारा किए गए समाप्त या अध्यारोहित कर देगा। या तो समाप्त कर देगा, अध्यारोहित कर देगा। अध्यारोहित मतलब क्या? लागू कर देगा। यहाँ मतलब बातें समझ में आ रही है आपको यहाँ तक की? यहाँ पर लिख लीजिए 1 मिनट। फिर आ जाए यहाँ 24वां संविधान संशोधन। 24वां संविधान संशोधन। 24वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1971 में। इसमें जो था अनुच्छेद 13 के 4 में। बातें समझ में आ रही है यहाँ तक की? फिर आ जाओ 4 के द्वारा 4 के द्वारा यह प्रावधान किया गया कि संविधान संशोधन को विधि नहीं माना जाएगा। यहाँ तक बातें समझ में आ रही है? संविधान संशोधन को विधि नहीं माना जाए किसमें? 24वां संविधान संशोधन में दिया था। किसने कहा था? गोलकनाथ के 24वां संविधान संशोधन में क्या है? कोई भी संविधान संशोधन विधि नहीं माना जाएगा। संविधान में कुछ भी अगर संशोधन होता है कोई विधि नहीं माना जाएगा। यहाँ पर ये सब बहुत टेक्निकल वर्ड है, यहाँ सब लाखों क्वेश्चन फंसेगा आपको। यहाँ पर मैं आपको स्पेशल चुन चुन के मैं आपको बता रहा हूँ प्रेस देख करके। यहाँ तक बातें समझ में नहीं आ रही? समझ में आ रही है ना?
फिर आ जाओ केशवानंद भारती केस में, 24वां संविधान, फिर केशवानंद भारती केस आ जाओ। केशवानंद केशवानंद भारती केस में केशवानंद भारती केस में न्यायालय ने चौबीसवां संविधान संशोधन सही ठहराया। 24वां संविधान संशोधन का इसमें क्या दे देगा यहाँ पर क्वेश्चन, क्या न्यायालय ने क्या 24वां संविधान संशोधन को सही ठहराया, कौन से केसेस में, केशवानंद भारती केसेस में। यहाँ तक बातें आपको समझ में आ रही है, केशवानंद भारती केस में। और यह निर्धारित क्या, और यह निर्धारित किया कि, क्या निर्धारित किया, किया कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। यहाँ तक बातें समझ में आ रही है, मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है, बशर्ते मूल ढांचा में नहीं। बशर्ते मूल ढांचा में नहीं। यहाँ तक बातें समझ में आ रही है। यहाँ तक के लिख लीजिए को यहाँ पर अभी फिर बस देर थोड़ा सा और है, मैं पूरा बता दूँ 12 और 13 क्या होता है। यहाँ तक इतना डिटेल आपको 12 और 13 देख लेना यूट्यूब पर पे, या फिर पटना के बड़े बड़े कोचिंग में भी देख लेना, यहाँ पर ऐसा कुछ बताया गया कि नहीं बताया गया, क्या इतना बताया गया, मुझे नहीं लगता कि इतना बताया गया होगा यूट्यूब पे, खासकर कोई भी कोचिंग के द्वारा उठा लेना। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक लिख लिया होगा आपने। आगे मैं नेक्स्ट पेज लेता हूँ। अतः वर्तमान स्थिति निम्नलिखित है। वर्तमान स्थिति निम्नलिखित है।
पहला आ जाओ, पहला में क्या है? संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। दूसरा क्या है? मौलिक अधिकारों में संशोधन करने के लिए मौलिक अधिकारों में संशोधन करने के लिए संशोधन करने के लिए सदैव विशेष बहुमत की जरूरत होगी। यहाँ तक बातें समझ में आ रही है? फिर जाओ तीसरा और लास्ट। यहाँ तक बातें समझ में आ रही है? तीसरा में क्या कर रहा है कि अगर जो यदि मौलिक अधिकार में कोई मूल ढांचा पाया जाता है, क्या उसमें संशोधन नहीं होगा? अगर जो कोई मूल ढांचा पाया जाता है किसमें? मौलिक अधिकारों में, तो क्या होगा? उसमें कोई भी संशोधन नहीं होगा। यहाँ पर लिख देता हूँ। ऐसे इतना तो याद रहना ही चाहिए। कितना कितना बार बता दिया कि मूल ढांचा होता क्या है, मूल ढांचा में संशोधन हुआ कि नहीं, कितना बार बता दिया, फिर भी एक बार और लिख देता हूँ। क्यों? क्योंकि इसलिए लिख देता हूँ एक बार और, ताकि वो किसी भी तरह से एक बार को बार बार पढ़ो, अपने आप को रिकॉल होते चला जाएगा दिमाग में। यदि मौलिक अधिकारों में कोई मूल ढांचा पाया जाता है, मूल ढांचा पाया जाता है, तो उस मूल ढांचा को मूल ढांचा में संशोधन नहीं होगा। यहाँ तक बातें समझ में आ रही है आपको? यहाँ तक कल मैंने आर्टिकल 12, आर्टिकल 13 मैंने पूरा बता दिया है अच्छे से। अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 13 इतना डिटेल में आपको यूट्यूब पर कहीं मिलता है तो आप बहुत अच्छे कहीं से भी कर लो। मुझे नहीं लगता है कितना यूट्यूब पर मैंने पूरा पूरा देख लिया। मैंने यूट्यूब पर वही चीज़ पढ़ा रहा हूँ जो कहीं यूट्यूब पे नहीं है। इसलिए आपसे विनम्र आग्रह है कि कम से कम इस सेशन को पूरा देखें, पूरा नोट डाउन करें और पढ़ें और इस बातों को समझें, ताकि यहाँ पर से आपको कहीं भी कोई कुछ जाने की जरूरत नहीं है। किसी को भी कोई भी टॉपिक उठा लो, कहीं कोई जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ तक इतना होने के बाद मैं क्वेश्चन दिखाऊँ कहाँ कहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चन घुमा घुमा कर पूछे जाते हैं। यहाँ तक बातें समझ में आ रही है आपको?
यहाँ तक बातें समझ में आ रही है? यहाँ तक मैंने बताया मौलिक अधिकार में क्या आर्टिकल 12 और 13 बता दिया, एक बेसिक बता दिया 1 घंटे क्लास में, 1.5 घंटे क्लास में, फिर मैं आज 1 घंटा ज़्यादा हो गया, 1 घंटे मात्र 2 आर्टिकल में पढ़ाया। सोच लो कितने डिटेल्स में पढ़ा रहा हूँ ना, जिस डिटेल्स आपको कोई भी यूट्यूब पर आपको नहीं मिलेगा। बार बार कह रहा हूँ इस बात को लेकर, इसलिए मैं जितना पढ़ा रहा हूँ उतना पढ़ते चले जाओ, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। इसमें गारंटी देता हूँ, श्योर कदम कदम एकदम डैम श्योर 100%, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर तुम इससे बाहर क्वेश्चन आ गया तो गारंटी के दावे के साथ कहता हूँ सारे सारे लड़के से छूटेगा। ठीक है ना? तो यहाँ तक रहने देता हूँ, क्योंकि मैंने पूरा एनसीईआरटी, लक्ष्मीकांत, बाकी जो जो स्टैंडर्ड बुक्स आते हैं, टेक्स्ट बुक, सारा मैंने पढ़ करके नोट्स बना करके, देखो मैं नोट्स बता रहा हूँ बना, इस तरह से मैंने नोट्स पूरा सारा सब कुछ बनाया है, अरेंज किया है अपने हाथों से बनाए हुए इस तरह के नोट्स। आपको और कैसे मैं बताऊँ? ठीक है, इसलिए मैंने सारा सब कुछ मैं बता रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, जितना पढ़ा रहा हूँ उतना पढ़ते चले जाओ, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ये गारंटी देता हूँ। ठीक है, यहाँ तक रहने तो जय हिंद।